आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, जदीद दौर में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में एक अहम बदलाव लाया है, वहीं पर हमारे तालीमी निज़ाम की बात करें तो उसमें भी ज़ाहिरन हमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स डिफरेंट डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करते हैं और इन डिजिटल टूल्स का इन स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे क्या इम्पैक्ट है, यही जानने के लिए आज के इस शुमारे में जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टूल्स ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और इस खास शुमारे में हम जानेंगे कि क्या इम्पैक्ट है इन डिजिटल टूल्स का और इसके साथ साथ क्या चैलेंज और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो ये डिजिटल टूल्स हमारे स्टूडेंट्स को फराहम कर रही है। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज के इस शुमारे में हमने कुछ मेहमानान को दावत दी है। आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर सईद विलायत रिजवी जी। आप हाल में बतौर रजिस्ट्रार क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर काम कर रहे हैं। हमारे साथ दो और दोस्त भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जुफैर सनीन, आप एक तालिब इल्म हैं, और हमारे साथ और एक तालिब इल्म भी हैं, आप हैं इलियास अहमद। आप सब मेहमानान का हमारे इस शुमारे में खैर मकदम। तो विलायत जी, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे और आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक ओवरव्यू आपसे लेना चाहेंगे हम कि जो हमारे डिजिटल टूल्स हैं, या अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो एज एजुकेटर, एज इंस्ट्रक्टर, आप किस तरीके से देखते हैं कि जो हमारे डिजिटल टूल्स हैं इन्होंने किस तरीके से जो है हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, या हम कह सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? मेरी एक्सपीरियंस 28 इयर्स है हायर एजुकेशन में। तो इन 28 इयर्स में बहुत बदलाव आया हायर एजुकेशन में, स्पेशली जो डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आ गया, इसने एजुकेशन सिस्टम को पूरा ही चेंज किया। ये कैसे चेंज लाई, मैं आपको 2006 से थोड़ा सा इसमें ले आऊँगा आगे। 2006 में हमने यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एजुसैट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। एजुसैट कॉन्सेप्ट जो है, इट इज़ एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट। मैंने लेक्चर्स दिए, मेरा पहला लेक्चर था यहाँ से विमेंस कॉलेज एमए रोड से। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा, मैंने लेक्चर डिलीवर किया। 142 कॉलेजेस एंड हायर सेकेंडरीज उस वक्त जुड़े हुए थे। मुझे उस वक्त लद्दाख से, करगिल से, जो रिमोटेस्ट एरियाज हैं उनसे बच्चे आए, जुड़े, उनके साथ इंटरेक्शन। 40 मिनट का लेक्चर हुआ करता था। 40 मिनट के बाद हमारी 20 मिनट 30 मिनट इंटरेक्शन हुआ करती थी, टू वे इंटरेक्शन। तो उसमें मुझे एक बहुत बदलाव नजर आया कि बच्चे जो है उनका एंथुसियाज्म जो है वो बढ़ गया पढ़ने के लिए, क्योंकि it was not possible without digitalization, without technology कि एक रिमोटेस्ट एरिया का बच्चा एक वर्ल्ड क्लास जो है या एक स्टेट लेवल किसी एक काबिल उस्ताद के सामने उसके साथ इंटरेक्ट करे। हर एक की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें इस डिजिटलाइजेशन से इससे क्या हो गया, सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी हो गई। हर एक बच्चे को, चाहे वो रिमोटेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड में है, उसको एक्सेस हो गई है टू इंफॉर्मेशन। नंबर 1। नंबर 2, एक्यूरेसी हो गई। मतलब टीचर पढ़ाता था स्टूडेंट को, स्टूडेंट याद रखता था और जो उसने पढ़ाया वो याद करता था, एग्जाम में लिखता था। लेकिन आज स्टूडेंट डिजिटल टूल्स यूज करके ये देखता है जो टीचर ने पढ़ाया है क्या वो सही है या नहीं है। अगर गलती कहीं पे होगी वो करेक्ट करता है। तीसरा हम देखते हैं अफोर्डेबिलिटी। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये जाते थे टीचर्स के पास, टीचर्स पैसे लेते थे या किसी कोचिंग सेंटर में जाते थे। लेकिन आज ऑनलाइन एजुकेशन है। इस ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, स्टूडेंट को जस्ट एक क्लिक करना है, एक बटन अपने मोबाइल पे, इसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है, बिल्कुल उसके सामने होती है, और रेफरेंस लेके कहां से आई है कहां से नहीं आई है। अफोर्डेबिलिटी भी आ गया, अब अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, इक्विटी है। इक्विटी मींस इक्वल अपॉर्चुनिटी। मेरा स्टूडेंट, मैं आपको बोलूंगा, वाहपुरा से एक लड़का है, he has studied in a government school. He is this time director of an institute in Oregon University.
कैसे ये पॉसिबल हुआ? जब उसने डिजिटलाइजेशन की वजह से ये देखा कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, कौन से यूनिवर्सिटीज बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप में आती है, तो वो देख के उसने ऑरिगन यूनिवर्सिटी में अपना कैरियर बनाया और वो इस वक्त डायरेक्टर है। हमारे स्टूडेंट्स कश्मीर के जिनको हमने 94 में, 95 में, 96 में, 97 के ऑनवर्ड्स पढ़ाया है, दे आर दिस टाइम प्रोफेसर्स, दे आर साइंटिस्ट्स, they are top educators, they are even top class businessmen. How? This is because globalization. This whole world has turned into global home. We have access from one corner of the world to another corner of the world. इसमें नॉलेज बैरियर, वो गैप जो है वो सारी ब्रिज हो गई है। आज एक स्टूडेंट जो किसी रिमोटेस्ट एरिया का है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल स्पीच की बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? जब उसकी इंटरेक्शन हो गई है वर्ल्ड क्लास टीचर्स के साथ, वर्ल्ड क्लास एजुकेटर्स के साथ। आज हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, आजकल हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्किल्स की। आज हमने एजुकेशन को एम्प्लॉयबिलिटी के साथ लिंक किया है। कैसे किया है? बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। आज हम बच्चे को साथ साथ बोलते हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज कहां कहां है। आज हम बच्चे को बोलते हैं किस सब्जेक्ट में ज्यादा चैलेंजेस हैं, किस सब्जेक्ट में स्कोप ज्यादा है। आपने देखा होगा हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया 2020 में, एंड आई एम प्राउड टू से दिस टाइम दैट J&K वाज द फर्स्ट यूटी जहां ये स्टार्ट हुआ। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की ये मैं बात अगर करूं तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने ये इंप्लीमेंट इन टोटो किया। हमारे बच्चे जो हैं इनको हमने लगभग 32 फैसिलिटीज रखी हैं जो सारी डिजिटल है। मैंने SP कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने विमेंस कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने अमर सिंह कॉलेज में पढ़ाया है। ये वर्ल्ड के मतलब J&K के ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। अगर आप आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ हर जो क्लासरूम है वहाँ स्मार्ट बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड से हम पढ़ाते हैं और ड्यूअल मोड ऑफ लर्निंग है। अब क्या है कि अगर हम कोई बच्चा बीमार है, उसको लेक्चर नहीं वो सुन पाया, अब हम उनको वीडियो देते हैं और उसका मटेरियल देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप से हम उनको ये करते हैं या उनको ईमेल करते हैं। मैं आपको एक और बात कहूं, हमारा जो चैलेंज था दैट वाज 2019 एंड 2020, इसमें सारा हाल्ट पे आ गया, लेकिन आई एम प्राउडली टेलिंग यू दिस टाइम क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने और इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं इसके साथ हमने एक इनिशिएटिव लिया। वट एवर हैज हैपेंड वी विल नॉट अलाउ एजुकेशन सिस्टम टू गेट डिरेल्ड। हमने क्या किया? बच्चों को मटेरियल दिया, उनको लर्निंग मटेरियल दिया इन ई मोड। हालांकि 2G उस वक्त था, उस वक्त 3G नहीं था, 2G मोड में हमने डिजिटल क्लासरूम्स क्रिएट किए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने उनको लेक्चर्स दिए। Although we faced a lot many challenges. आपसे हम और इस बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथ जो एक तालिब इल्म यहाँ पे जुड़ी हुई है, जुफैज से जानना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट आप किस तरीके से डिजिटल टूल्स को देखती हैं? क्या आप खुद वो डिजिटल टूल्स यूज़ कर सकती हैं? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज या आपके जो एजुकेशन के एक एक्योर करने का एक जो तरीका था, आपको लगता है कि कुछ चेंज है उसमें? मेरी लाइफ में डिजिटल टूल्स का एक, मैं हमेशा प्रो टेक्नोलॉजी हूँ। अगर हम एजुकेशन में देखें तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत अहम रोल है और बहुत ही ज़रूरी है ये अभी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है, कोर्सेरा है, यूडेमी है, स्किल शेयर है। इन सारे प्लेटफॉर्म से हम कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, या अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें वो भी, या अभी हमें कंटेंट क्रिएशन का दौर है, इसमें भी स्किल शेयर में इतने ज़्यादा कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है कि आप किसी से भी वो जो एजुकेशन है आपके घर के कंफर्ट से आप हासिल कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन जॉब रिक्रूटमेंट के लिए कितना यूज़ होता है, आपको वो टूल्स मैं भी यूज़ करती हूँ। वो नोशन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको इस्तेमाल होता है, उसके लिए उसमें आप अपने बुक्स जो आपने पढ़े हैं या जो भी आप अपने कोलैबोरेशन उसमें कर सकते हो।
تو ایسے سارے ٹولس ہیں جو میں بھی استعمال کرتی ہوں اور آئی وڈ آلسو سجیسٹ اٹ. الیاس، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹولز ہیں ان میں اضافہ آ رہا ہے، اور اس میں اگر ہم بات کریں اے آئی کی تو اس کا بھی ایک کافی اہم رول ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ سائڈ میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے ایز ایجوکیٹر یا ایز اسٹوڈنٹ بھی. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اگر وہ خود سے محنت کر کے وہ چیز پریزنٹ کر رہے ہیں، کوئی اور اسٹوڈنٹ ہے جو یہ اے آئی کا یوز کر کے اس میں جیسے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیٹ جی پی ٹی ایک اچھا ٹول ہے اسٹوڈنٹ کے لیے یا آپ اس کے اپوز میں ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کی جو ہماری زندگی گزر رہی ہے اس میں یہ ڈیجیٹل ٹولز جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی جگہ لے لی ہے ہماری زندگی میں. اور سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ جب کووڈ سے پہلے جو ہے پری کووڈ تو اتنا زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن جو ہی کووڈ کا دور آیا تب ہمیں ان کا احساس ہوا کہ جو یہ ڈیجیٹل ٹولز ہیں یہ ہونا کتنا لازمی ہے ہماری زندگی میں. اور اس سے بھی سب سے بڑی بہتر بات یہ ہے کہ اس کے متعلق جو آج کے طلباء و طالبات ہیں ان کو نالج ہونا چاہیے، اسکلفل ہونا چاہیے، ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے تاکہ ان کا استعمال کرنا اچھے سے آنا چاہیے. اور جیسے کہ یہ چیٹ جی بی ہے، چیٹ جی بی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو امریکہ نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے. تو اس میں آپ جو ہی کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ کو بالکل ایک بہت ہی اچھے انداز میں فریم کر کے کوسچن کا آنسر ملے گا. آپ کو یہ تصور بھی نہیں ہوگا کہ کیا یہ اس کے پیچھے کوئی شخص بیٹھ کے لکھ رہا ہے یا خود آٹومیٹیکلی ہے. بالکل وہ ویل اور بالکل کنفائنڈ وے میں اس کو ایکسپلین کر کے بتائے گا. اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل ٹولز سے یا یہ جو بھی ٹیکنالوجی کا دور ہے اس سے آنے والے مستقبل میں ہم اسکیپ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑا رول پلے کرنے والا ہے ہماری زندگی میں. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی ڈیجیٹل ٹولز جیسے سر جی نے بولا انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں اپنے طلباء اور طالبات کے لیے. تو نو ڈاؤٹ کہ ہمیں بھی اس پہ پوری اچھے سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کو اچھے سے اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، ان کو شروع سے ہی ان کا نالج پرووائڈ کرنا ہے. تو جہاں تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تعلق ہے اس نے ہماری زندگی میں بہت اہم کارنامے انجام دیے ہیں. تو اس کا اگر ہم لنک کریں ٹریڈیشنل جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ہی آگے لے چلیں. اس میں جو وہ ٹیچرز ہیں یہ اس طریقے سے ہمیں اس کو لانا ہے اپنی زندگی میں کہ ٹیچرز کا یہ اسسٹنٹ بنے، ایک بہترین اسسٹنٹ بنے تاکہ جو ہمارے سسٹم ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں اچھے سے ہیلپ ہو سکے ہماری. اور اس کے علاوہ بھی مزید اس پر بحث مباحثے ہوتے رہتے ہیں. بہت زیادہ سرکار بھی انجام دے رہی ہے بہت اچھے کارنامے جیسے سکیمز ڈیجیٹل انڈیا، تو اس کے ذریعے بھی بہت بڑا نالج گین ہو سکتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. رضوی جی آپ کی اور رخ کریں گے. جس طریقے سے آپ چیلنج کے بارے میں بات کر رہے تھے اس میں میرے ذہن میں ایک چیلنج جو ابھی جو مجھے ایز ایجوکیٹر مجھے لگتا ہے آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہوگا یا آپ کو بھی اندیشہ ہوگا کہ آپ کے جو آس پاس اور ٹیچرز ہیں ان کو یہ اندیشہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان میں کافی لاپرواہی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے وہ اٹینشن نہیں دے پاتے ہیں کلاس روم میں. ان کو پتہ ہے جو پچھلے زمانے میں فار ایگزامپل وہ پورا ریلے کرتے تھے ایک ٹیچر پہ تو ان کو ایک ذہن میں ہوتا تھا کہ ہمیں یہ ٹیچر کا لیکچر جو ہے یہ پوری طریقے سے اٹینڈ کرنا ہے، وہ نوٹس بنایا کرتے تھے. لیکن بنسبت اگر ہم ابھی دیکھیں تو کچھ اسٹوڈنٹس میں ایک لاپرواہی ہے، ان میں یہ چیز ہے کہ چلو ہم گھر جا کے گوگل کر لیں گے، چلو گھر جا کے ہم یہ ڈیجیٹل ٹولز یوز کریں گے. اور ان کے آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ڈیجیٹل ٹولز ہمارے جو ایجوکیٹرس ہیں ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا ہماری جو ٹیچنگ میتھڈس ہیں ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈس ہیں ان کو کس طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہے؟ جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے کلاس روم وہ کبھی ریپلیس نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ کیونکہ اس میں ایموشنز ہوتی ہیں، اس میں
तहजीब होता है बराबर स्टूडेंट और इनके एक दूसरे पे नजर होती है, आई टू आई कांटेक्ट होता है। इसमें कुछ स्पिरिचुअल भी मुझे लगता है। मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स भी दिए हैं बहुत वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जी। लेकिन जो क्लासरूम टीचिंग बेसिक है वहाँ टीचर लर्निंग जो टीचर लर्नर प्रोसेस जो होता है वो रिप्लेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आपको पॉइंट टू पॉइंट जवाब देगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन जवाब देगी। बिल्कुल। हम जब क्लासरूम में जाते हैं, सपोज मैं सेल की बात करता हूं, मैं कहता हूं सेल का सेल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये व्हाई एंड हाउ के साथ हम पढ़ाते हैं। जब हम क्लास में जाते हैं वी ट्रेन स्टूडेंट अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक with first we start with what, then we go to why, then we go to how, and we correlate it with other topics. मैं जब क्लासरूम में पढ़ाया करता था मैं इसको अपनी बॉडी के साथ रिलेट करता था, हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था। लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं उस वक्त हम स्पेसिफिक मूड में पढ़ाते हैं, उस वक्त हम कोरिलेशन नहीं कर पाते। सेल है, जब हम सेल की बात करते हैं, सेल एक वर्ल्ड इनसाइड है। 37 इयर्स मेरे हो गए हैं सेल के अंदर, इतना बड़ा आलम है। अगर हम सेल की बात करेंगे तो फिर सेल को यूनिवर्स के साथ कोरिलेट करेंगे। ये चीजें आपको जो डिजिटल मोड में है वो नहीं मिलेंगी। आज स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक मिलती है, उसकी कोरिलेशंस, उसके जो वाइज एंड हाउस है वो आपको उसमें नहीं मिलते। नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय in total. However, supplements are there. It has made teaching learning process very easy. How? मैं पहले पढ़ाया करता था, हम एक जिस्ट बनाया करते थे, नोट बनाए, लेकिन आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मैं वीडियो लेता हूं, वीडियो कैमरा, मैं पानी में डालता हूं, मैं लाइव सेल को देखता हूं, उसको मैं कैप्चर करता हूं, उसके बाद जो मैं 8 घंटे को देखता हूं एक सेल के अंदर का आलम, एक लाइव सेल के अंदर का आलम, 10 घंटे का आलम, वो मैं रिकॉर्ड करके फिर स्टूडेंट को जस्ट 15 सेकंड में दिखाता हूं, क्योंकि हम उस वीडियो को कैप्चर करके टेक्नोलॉजी के जरिए से एक क्विकी बनाते हैं। जो वीडियो 8 घंटे चलना चाहिए वो सिर्फ 15 सेकंड चलता है, और वो चीज दिखाता है 15 सेकंड में वही इंफॉर्मेशन जो मैंने 8 घंटे की थी। फॉर एग्जाम्पल माइटोसिस है, इसका रूटीन टाइम है 10 घंटे 8 घंटे। ये माइटोसिस एक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं सेल में, सेल एक सेल से 2 सेल बनती हैं। लेकिन जब मैं स्टूडेंट को ये 15 सेकंड में दिखाता हूं, उसका सारा विजुअलाइज आता है और उसको हमेशा याद रहता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको खुद ही याद रहता है, वो खुद ही लिखता है। पहले स्टूडेंट पढ़ते थे, याद करते थे, अब स्टूडेंट याद रखते हैं और खुद इनोवेटिव लिखते हैं। जो देखा है, जो उनके सामने एक विजुअल आता है, वही उसी को देख के लिखते हैं। यानी हम इल्मुल यकीन से आइनुल यकीन की तरफ जाते हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं और फिर लिखते हैं। यही रेवोल्यूशनाइज किया। और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखा है, जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की इससे हम देखते हैं दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी क्लिप वो भी अपने साथ डालते हैं, उससे स्टूडेंट को ज्यादा कंपैरेटिव बनाते हैं जी। उससे स्टूडेंट को लर्निंग में बहुत आसानी हो जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बहुत आसानी की है स्टूडेंट के लिए समझने में, और टीचर के लिए समझाने में बहुत आसानी आई है पढ़ाने में, और इससे अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे? एक टीचर जो है वो देखता है वर्ल्ड में क्या होता है, वो इंटरनेट पे देखता है जी। और इंटरनेट के थ्रू वो जो हमारी ये साइट्स जो हमारी हमने रिकमेंड की है उनको देखते हैं, तो वहां क्या नया आया है और वो नया नया ऐड करके स्टूडेंट को बता सकता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक कामयाबी है, खासियत है, जिससे वर्ल्ड सारा रेवोल्यूशनाइज हो गया। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारी जो किताब
जब हम पढ़ाते थे पहले। आज जब मैं जाता हूं क्लास में, मैं लेटेस्ट देखता हूं आज की इंफॉर्मेशन क्या है, और वो आज की इंफॉर्मेशन लेके मैं स्टूडेंट के पास जाता हूं। ये इसमें है। मैं आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन के इससे और बताऊंगा स्टूडेंट को कैसे फायदा हुआ। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की बात कर रहा हूं। अगर आप इस वक्त देखेंगे एडमिशन हो रहा है CUET की मदद से, ये सारा डिजिटलाइज किया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको सारा डिजिटल, सबने फॉर्म भरा ऑनलाइन में, स्टूडेंट को नहीं जाना पड़ा, लाइन में नहीं रहना पड़ा। ये लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म, टाइम बच गया। घर से उसने जो उसको यूनिवर्सिटी जाना था, वहां से फॉर्म लेना था, फिर फॉर्म भर के लाना था, वो आना जाना कितने आवर्स वो उसको बच गए। घर से उसने फॉर्म भरा, घर से उसकी सिलेक्शन हो गई। उसके जो SMS है, SMS के जरिए उसको मैसेज आ गई, आपकी सिलेक्शन इसमें हो गई है। अब आप चूज करो कि आपको किस कॉलेज में जाना है। हमें 5 कॉलेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, और 4 दिस एफिलिएटेड कॉलेजेस है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में। आपको चूज करना है किस कॉलेज में मुझे एडमिशन करना है, और मेरा मेजर सब्जेक्ट कौन होगा वो भी आप चूज करती हैं। घर बैठे टाइम आपका बहुत बचता है, और वो जो टाइम आपको लगता था आने जाने में, वो आप लगाती हैं पढ़ने में, ध्यान में, एजुकेशन में। इसके अलावा एग्जाम हम कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। इन्होंने बताया अभी कोविड के दौरान एक चैलेंज था मेरे लिए एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SP कॉलेज में मैं था। मेरे लिए एक बिग चैलेंज था। स्टूडेंट्स ने डिग्री कंप्लीट की थी, अब इनका सिर्फ प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का वाइवा करना था। हमने वाइवा ऑनलाइन मोड में किया, हमने एक्सपर्ट को लाया और हमने एक वर्चुअल क्लासरूम बनाया। वर्चुअल क्लासरूम में हमने स्टूडेंट को घर से वाइवा किया। एक अहम चैलेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है। ज़ुफैज़, आपसे जानना चाहेंगे कि एक चैलेंज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगर हम बात करें, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं। हम एक सिंगल टॉपिक, एक जस्ट ए क्लिक अवे हम कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। दुनिया हमारे हाथ में होती है अगर हम स्मार्टफोन की बात करें। तो ये टॉपिक जब हम सर्च करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे हम जब ये टॉपिक को सर्च करते हैं तो एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड देखने को हमें मिलता है। एज स्टूडेंट आपको ये चैलेंजिंग लगता है, और इस चैलेंज को आप किस तरीके से टैकल करती है? देखिए, जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम अगर किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, बट देन हम वही इंफॉर्मेशन सिर्फ नहीं लेते वहाँ से हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूट्यूब की बात करें, इट्स सच अ बिग प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे हम अगर एजुकेशन का कोई कंटेंट देखने बैठे, हम थोड़ा सा एजुकेशन का कंटेंट देखेंगे तो फिर उसके बाद हमारा जो स्क्रॉल है वो कहीं और ही पहुंच जाएगा। हमारा टाइम जो है, पहले एक तो वो पूरा उसके साथ ज़ाया हो जाएगा क्योंकि हमें एक चीज़ करनी थी और हमने दूसरी चीज़ के साथ रह, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है इस तरीके से डिज़ाइन है कि यूज़र ज़्यादा टाइम प्लेटफॉर्म्स पे दे। तो इन्फॉर्मेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा इनपुट लेते हो, कंज्यूम आप कंटेंट बहुत ज़्यादा करते हो और उतना रिटेन भी नहीं आप कर पाते। एक तो मेमोरी इश्यूज इस जनरेशन की बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा पेशेंस बहुत कम है, बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स जो है वो 15 सेकेंड्स होती है, तो आपका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत कम होता है और इन्फॉर्मेशन आपको एक तो बहुत ज़्यादा मिलती है बट आप आउटपुट उतना नहीं देते हो, और आउटपुट जब आप उतना नहीं देते हो तो आपको प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाती है। जहाँ पे आप अगर 5 काम करते दिन में, आप उससे कम करते, आपको लगता है ये भी करूँगा ये भी करूँगा ये भी करूँगा, बट करते आप उससे भी कम ही हो। तो ये एक चैलेंज है इस हिसाब से, बट वो आप कैसे ओवरकम कर सकते हो चैलेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक स्केड्यूल होना चाहिए। स्केड्यूल के हिसाब आप गूगल कैलेंडर इस्तेमाल कर सकते हो, उस पर आप स्केड्यूल कर सकते हो अपनी टाइमिंग्स, तो उस तरीके से आपको पता है आपको कितना टाइम किस चीज़ पे गुजारना है। इलियास, आपकी तरफ रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस डिजिटल ज़माने में हम देखते हैं कि चाहे यूट्यूब हो या चाहे और भी प्लेटफॉर्म्स ऐसे जहां पर जो टीचर्स हैं या जो ऐसे कोई स्टूडेंट भी होता है जो किसी एक टॉपिक को लेके या किसी एक सब्जेक्ट को लेके एक्सपर्ट है, वो अपनी एक चैनल बनाता है जिसमें उस चैनल को हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है, लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि जो मेन रिलेवेंट मटेरियल हमें होता है वो वहाँ पर हमें नहीं मिलता है। उनका एक स्पेशल
क्लासेस होती हैं जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जो ये पेड सब्सक्रिप्शन है ये किस हद तक सही है? इंफॉर्मेशन सबके लिए होनी चाहिए, फ्री एक्सेस होना चाहिए, क्या इतना ही ज़्यादा फ्री एक्सेस एक स्टूडेंट को मिलता है जितना वो डिज़र्व करता है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से हमारा मोबाइल हमारे हाथ में आया है तो ये हमारे लिए एक बेस्ट टीचर माना गया है। तो जहाँ तक ये पेड प्लेटफॉर्म्स का ताल्लुक है तो नो डाउट कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कई तरह की जो तालीमें कई तरह की जो तालीम वो दे रहे हैं, जैसे यूपीएससी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, नीट के लिए, इसके अलावा और भी कई ज़्यादा फील्ड्स के मुताल्लिक काम कर रहे हैं। तो एक जो एस्पायरेंट है उसकी सबसे पहले ये उसकी जानकारी में होना लाजमी है कि आया जो जिस चीज़ को वो सर्च कर रहा है, जहाँ से वो ये इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है। क्योंकि जैसे गूगल पे आप देखें, वहाँ कई सारे ऐसे जो वेबसाइट्स ऐसी हैं, वहाँ पर कॉपी पेस्ट भी आपको मिलता है। एक का कंटेंट उठाया, दूसरे ने वहाँ अपलोड कर दिया। तो फिर जब मैगज़ीन कोई ऑफिशियल आती है, जैसे PIB हो गई, इसके अलावा और भी जो विजन IAS वगैरह वगैरह ऑथेंटिक मैगज़ीन्स आती है, उनमें और इनमें जब मुआवजा किया जाता है तो हम देखते हैं कि किसी जगह पर कोई 95% लिखा होता है, कहीं पर 90%। तो इन चीज़ों की भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो जो हम यहाँ से नॉलेज गेन करते हैं यूट्यूब से, तो इसके साथ में ही हम कई बार जो है वहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें और तरह की वीडियोस की रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं, जिससे हमें जो हमारा टाइम है वो कंज्यूम उस तरफ होता है ज़्यादा। तो इसके लिए हर एज ग्रुप्स के जो तलबा और तालिबात हैं ये इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी राय के मुताबिक जब इनिशियल स्टेज पे कोई कम उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर टीचर्स की भी कंट्रोल होना लाजमी है, पेरेंट्स और एक सेल्फ रेगुलेशन भी कि मैं क्या वॉच कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। बिल्कुल। रिजवी जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। आप हमें बताइए कि अभी जो भी हमने पॉलिसीज या जो भी हमने डिजिटलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया अपनी लर्निंग प्रोसेसेस में, आप हमें बताइए कि और किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि एक चीज़ हम ओपन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। इसमें अभी फायरवॉल्स जो हैं वो लगा रहे हैं हम कि स्टूडेंट को अगर कहीं पे जाना है वो उधर तक ही जाए, उससे आगे नहीं जाए। और जहाँ से आपको नॉन रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ हम उनको जाने दें, क्योंकि आजकल हर एक बंदा कोशिश कर रहा है कि एक पैशन बन गया है कि मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी चढ़ाऊं यूट्यूब पे भी, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे वो करेक्ट हो, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है। यूट्यूब की क्या मैं आपको बताऊंगा, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में मैं आपको बताऊंगा इस वक्त इतनी लीडिंग साइट्स हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। अवलन स्वयं है, स्वयं एक वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने, उस पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। हमारे साथ ये अहम जो है पॉइंट शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना वक्त देने के लिए। अगले शुमारे में एक नया मौजू लेके फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।